Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Shahid Khan and this is our SS chemistry preparation session number 11, which is based on thermochemistry. So we will discuss thermochemistry MCQs in this session. Okay. इससे पहले भी हमारे बाकी सेशन हो चुके हैं. अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं. 10 सेशन पहले हो चुके हैं एसएस पे. अब ये हमारा 11वां सेशन है एसएस प्रिपरेशन से रिलेटेड. तो बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में कौन कौन से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं जी. पहला एमसीक्यूज है हमारा, कहते हैं विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्या होता है और इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है. स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो हमारे पास पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होते हैं और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं. उसको स्टेट फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, इसकी ट्रिक आप इस तरह याद रखें कि हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ को आप सिर्फ याद रखें. एक वर्क और एक आपके पास क्या है, हीट है. और एक और भी कर लें, ईएमएफ ऑफ ए सेल. ये तीनों जो हैं ये आपके पास क्या है, ये पाथ फंक्शन है. ठीक है, इसके अलावा कोई भी आपके पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या प्रॉपर्टीज़ आती है वो सारी की सारी क्या है, स्टेट फंक्शन है. तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, हमारे पास ये बनेगा वर्क. ठीक है, वर्क जो है ये आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि ये क्या है, पाथ फंक्शन है. ये पाथ पे डिपेंड करता है. ठीक है, इसको आप इस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह कोई जगह है और यहाँ पे हमारे पास कोई सामान है. ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इस टॉप पे लेके जाना है. तो एक पाथ इसका ये है कि सीधे सीधे इसको यहाँ पे पहुँचाएं. अब इसमें कितना वर्क लगेगा. दूसरा पाथ ये है कि इसको इस साइड पे लेके आएँ फिर यहाँ से ऊपर लेके जाएं. तो इस पे कुछ और हमारा क्या होगा, वर्क हमारा ज़्यादा होगा. या इसको हम इस तरह जिग जैग लेके जाएं तो हमारा वर्क और ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं वर्क. ये पहला एमसीक्यूज था. सेकंड एमसीक्यूज है, कहता है इफ़ द डेल्टा एच वैल्यू इज़ लेस देन ज़ीरो, ज़ीरो से कम, देन रिएक्शन विल बी. याद रखें लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है, ज़ीरो से कम वाली चीज़ें क्या होती हैं, नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो वो रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक होते हैं. उसमें हीट रिलीज होती है. जब पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक होगा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इफ़ द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज. अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं. तो क्या करते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस. मसलन इंक्रीजेस तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे बात कि सिस्टम की जो स्टेट चेंज है, सॉलिड से वो लिक्विड में चले जाए, लिक्विड वो गैसियस में ये हो सकते हैं. टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम में राइज के टेम्परेचर जो इसको पहले था वो ज़्यादा हो जाएगा, 25 से 30 हो गया. ठीक है, केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस, कोई केमिकल रिएक्शन होते तो हमारे पास आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस. के इंटरनल एनर्जी जब हम इंक्रीज करते हैं तो चांस होते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट से कहते हैं विच इज़ ट्रू फॉर ए स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक प्रोसेस. याद रखें एक वर्ड है स्पॉन्टेनियस और दूसरा है एंडोथर्मिक. एंडोथर्मिक का मतलब क्या है कि हीट एब्जॉर्ब होगी. हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा एच, तो हमारे पास एक बात तो ये आ गई कि ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा. ठीक है, एक बात तो आपने ये याद रखी. दूसरे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी के रिलेशन याद करें कि जब हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो गिब्स फ्री एनर्जी ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है. जब हमारे पास डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये आपके पास क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. और जब हमारे पास क्या होगी, सॉरी, जब हमारे पास क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी, तो तब सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा. तो यहाँ पे हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब है लेस देन ज़ीरो. लेस देन ज़ीरो होगी तो हमारे पास क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा जी. नेक्स्ट है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कहते हैं डैश इज स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ ए केमिकल सिस्टम. कि केमिकल सिस्टम की एनर्जी को जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं जी. नेक्स्ट है, कहते हैं द एनवायरनमेंट इन विच ए सिस्टम इज स्टडीड, उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं. और जो सिस्टम क्या होते हैं, जो भी प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन और जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसको सिस्टम बोलते हैं. और उसके जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं जी. जस्ट ए मिनट. ओके, अच्छा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड.
एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव द सेम वैल्यू बिकॉज कि जब इंथाल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इसकी 57 के करीब इसकी वैल्यू होती है, कहती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उनकी वैल्यू सेम आती है भले एसिड आपके पास डिफरेंट हो जाए। वजह क्या है? तो इसका जो रीज़न होता है कि न्यूट्रलाइजेशन लेड टू फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होते हैं इसमें साल्ट एंड वाटर बनते हैं। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो कम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं और ये क्या बनाते हैं? साल्ट और वाटर बनाते हैं। तो दैट्स वाई एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की और स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होती है? सेम होती है जी। स्ट्रॉन्ग बेस और आयनिक सब्सटेंस, तो ये तो बात सबके लिए ठीक है। वीक वाले भी आयनिक ही होते हैं। एसिड गिव राइज टू H प्लस एंड बेसिस फर्निश OH, बिल्कुल ये तो वीक वाले भी यही देते हैं, ठीक है। इसलिए ये दो स्टेटमेंट ओके नहीं हो सकती। द नेट चेन इन्वॉल्व कम्बिनेशन ऑफ H प्लस OH आयन फॉर्म वाटर, बिल्कुल ये वीक वाले भी यही करते हैं। हमारे पास पहली वाली आ जाएगी। अगर वो कंप्लीट आयोनाइजेशन वाला ऑप्शन होता ना तो वो ज़्यादा मसलन सूटेबल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, कि हमारे पास रिएक्शन कौन सा एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक मतलब हीट आपके पास क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की क्या एंथैल्पी होगी? याद रखें रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी। अब रिएक्टेंट्स आपके पास क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं किस में? प्रोडक्ट में, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका मतलब इसकी एनर्जी क्या होगी? हाई होगी, और इसी तरह इसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी? लो होगी, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है जी, तो एनर्जी आपके पास क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी आपके पास क्या होगी? कम होगी, प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी। इस वजह से काम हो रहा है कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट इट्स स्मॉलर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा? ए वाला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं यूनिट ऑफ हीट इन दी SI सिस्टम। SI सिस्टम में हीट की यूनिट क्या होती है? तो याद रखें हीट की यूनिट हमारे पास क्या होती है? जाउल होती है। किस में? SI सिस्टम इंटरनेशनल में जी। नेक्स्ट देखें कहते हैं एनीथिंग विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम। स्टार्ट में मैंने बात की कि जो सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन। और जो पाथ फॉलोड पे डिपेंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पाथ फंक्शन बोलते हैं जी। स्टेट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, और ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे क्या करते हैं? डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एंथैल्पी। पॉजिटिव वैल्यू डेल्टा H आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन में तो हीट रिलीज होती है, कंबशन में भी हीट रिलीज होती है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? एटोमाइजेशन, कि जब एटम्स में कन्वर्ट करते हैं किसी मालिक्यूल्स को, ठीक है, एनर्जी देते हैं तो तब ये काम होता है, ठीक है। कंबशन इज ऑलवेज 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 आपके पास क्या होगी? एक्सोथर्मिक होगी, याद रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बी वाला है 12। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द नेट हीट चेंज इन द केमिकल रिएक्शन इज द सेम whether it is brought about in two or more different ways in one or several step it is known है, ठीक है। कहते हैं जो नेट हीट चेंज है किसी केमिकल रिएक्शन में वो सेम ही होती है, whether it is brought about in two or more different ways और in one or several step। क्या मतलब? मसलन ए से एक चीज़ आप बना रहे हो, क्या? डी बना रहे हो, ठीक है। इसके अंदर जो हीट के चेंज आते हैं या इसी तरह ए से कोई चीज़ बी बनाओगे, बी से सी बनाओगे और सी से डी बनाओगे। एक पाथ ये, एक पाथ ये। कहते हैं दोनों पाथ डिफरेंट पाथ हैं, मगर दोनों की जो मसलन हीट चेंज है वो दोनों के अंदर क्या है? सेम है। ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन करते हैं? तो ये हेस लॉ इसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं जी, हेसेस लॉ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच वन इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है? तो बात हुई थी वर्क की। वर्क हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है? पाथ फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होंगी, आई थिंक ये रिपीट हो गया, चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आएंगे, ये रिपीट हो गया जी, ये पहले भी आया था। नेक्स्ट है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट फंक्शन। प्रेशर, टेम्परेचर, एंथैल्पी। मैंने आपको बताया था वर्क आपने याद करने, हीट याद करने और EMF, इसके अलावा सारे स्टेट फंक्शन है। तो हम क्या लगाएंगे? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हायर, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हायर है देन प्रोडक्ट्स, देन रिएक्शन विल बी। अब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इसकी एनर्जी हाई है और इसकी क्या है? लो है। हमारे पास क्या होगी? ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज होगी और ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी, तो आपके पास क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय।
तो इसके लिए हमारे पास क्या है, कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा जी। नेक्स्ट है, कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी ऑफ NaCl इज, तो ये 787 किलो जूल पर मोल होती है क्या, लेटेस्ट एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमारे पास मसलन NaCl है, तो इसको जब ब्रेक करेंगे इसके आयंस में, तो यहाँ पे जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसकी एनर्जी को क्या बोलेंगे, लेटेस्ट एनर्जी। या ये दोनों गैसियस आयंस हैं, ये जब दोनों मिल के NaCl बनाते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी क्या बोलते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 787 किलो जूल पर मोल, प्लस भी नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, कहते हैं इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक्स प्लेस वेरी रैपिडली इन द एयर, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर। ओके, कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एयर में हो रहा है, तो सराउंडिंग जो उस सिस्टम की सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट, एंडोथर्मिक के हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, डिक्रीज करेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द चेंज इन हीट एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन at constant temperature and pressure is called, okay, the change in heat energy of a chemical system at constant temperature and pressure is called, उसको हम क्या बोलते हैं, इंथाल्पी चेंज। कि हीट जो हीट एनर्जी में चेंज आते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, कंडीशन क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंथाल्पी चेंज बोलेंगे। नेक्स्ट है, कहते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन द हीट कंटेंट ऑफ द, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मसलन रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है जी, प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है कि यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट की क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट के, प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट, ये वाला ऑप्शन होगा हमारे पास, ये वाला, कि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, हीट कंटेंट प्रोडक्ट का ज़्यादा होगा रिएक्टेंट के मुकाबले में, अगर एक जो होता तो प्रोडक्ट का कम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंट्रेरी टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो क्या है कि हमारे पास इसमें जो ऑप्शन आते हैं वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ मैकेनिकल वर्क विदाउट सप्लाइंग एन इक्विवेलेंट इज अमाउंट ऑफ हीट पॉसिबल, ये वाला ऑप्शन, ये आपके पास क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सारी ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू भी हो सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट है, कहते हैं हेसिस लॉ इज एनालॉगस टू, हेसिस लॉ किसके एनालॉगस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड ये लॉ है जी। क्वेश्चन नंबर 25 है, कहते हैं टू फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफर एनर्जी आर, तो दो फंडामेंटल वेज हैं हीट एनर्जी ट्रांसफर को, क्या है, एक हीट है और दूसरा आपके पास क्या है, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स देयर इज, ओके, कोई आपके पास सॉलिड है और ये कन्वर्ट होता है किस में, लिक्विड में, मेल्टिंग है ना, ठीक है, तो इसको क्या करनी पड़ेगी, हीट वगैरह देनी पड़ेगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, इंथाल्पी फिर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंथाल्पी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हेन सोल्यूट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम विद द गिवन सॉल्वेंट देन, ओके, जहाँ आपको ट्रिक बताओ, तो जहाँ वर्ड इक्विलिब्रियम का आए ना वहाँ पे ये इक्विवेलेंट याद कर लें, ठीक है। तो हमारे पास जब हमारे पास सोल्यूट इक्विलिब्रियम में होते हैं सॉल्वेंट के साथ, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो आपके पास लेटेस्ट एनर्जी की क्या होगी, बराबर हो जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम है किससे, लेटेस्ट एनर्जी तो यहाँ पे तो वो डिज़ोल्व भी नहीं होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो ये सॉल्बिलिटी होगी, ठीक है, तो हमारे पास पहला ऑप्शन आएगा। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन द वैल्यू ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज, ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो ये हमारे पास क्या है, ये मैंने पहले भी रिलेशन बताया कि डेल्टा जी की 3 वैल्यू हो सकती हैं, कौन कौन सी, नेगेटिव, जस्ट ए मिनट, अच्छा जी मैं यहाँ पे करता हूँ, डेल्टा जी जो है इसकी 3 वैल्यू होती हैं, एक आपके पास है नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक आपके पास क्या है, ज़ीरो।
यहाँ जब ज़ीरो होगी तो तब हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होगा, जब पॉजिटिव होगी इसका मतलब क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस, और ये हमारे पास जब नेगेटिव होगी इसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द गिव्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी इज, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा आपके पास, ए ऑप्शन होगा कि इक्वल टू ज़ीरो होगा जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द वैल्यू ऑफ चेंज ऑफ गिव फ्री एनर्जी। अभी बात की स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिव्स फ्री एनर्जी की क्या वैल्यू होती है, तो हमारे पास नेगेटिव होगी जी। फॉर आइसोकोरिक, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस द चेंज इन वॉल्यूम इज ज़ीरो, कि डेल्टा वी ज़ीरो होते हैं आइसोकोरिक का, याद रखें कि डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम जो है वो आपके पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। एक होता है आइसोथर्मल जिसमें डेल्टा टी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, और एक होता है आइसोबैरिक जिसमें डेल्टा पी प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या होता है, प्रेशर में चेंज कोई नहीं होता, ज़ीरो होते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोसेस, एक होता है एडियाबैटिक जिसमें कोई भी हीट चेंज डेल्टा क्यू जो है ये आपके पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। ये चार प्रोसेस होते हैं, इसको आपने माइंड में रखने। आइसोकोरिक जिसमें चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो, आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर चेंज ज़ीरो हो, आइसोबैरिक जिसमें प्रेशर चेंज ज़ीरो हो, और जिसमें डेल्टा क्यू ज़ीरो उसको एडियाबैटिक बोलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑफ -390 किलो जूल एंड -278 किलो जूल रिस्पेक्टिव, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन किलो जूल इज, कि दो की एंथैल्पी दी हुई है और तीसरी की हमसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें वो बता रहा है कि कार्बन है प्लस हमारे पास क्या है O2 है, ये हमारे पास क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे जो इंथैल्पी चेंज है उसके बारे में वो बता रहा है, इसको वन का नाम दें, डेल्टा H1। हमारे पास बराबर है किसके, -390 किलो जूल, -390 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इसी तरह दूसरा एक रिएक्शन है, कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी बर्न हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन में हाफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, और यहाँ पे जो हीट चेंज है डेल्टा H2 का नाम दें, इसमें कितनी आती है, -278, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछा, कहते हैं जब कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है उस टाइम इंथैल्पी चेंज क्या होगी, तो वो हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, कार्बन प्लस 1/2 O2, तो तब हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। अब इसके अंदर जो हीट चेंज होगी, सॉरी डेल्टा H, उसको मैं 3 का नाम देता हूँ, सॉरी डेल्टा H3, इसका पूछ रहा है कि ये कितनी होगी, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छा पिछली पे भी काम ऊपर है, इस पे इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है कि डेल्टा H माइनस डेल्टा H, जो ज़्यादा है उसकी डेल्टा H1 से डेल्टा H2 को क्या करें, माइनस करें, तो आपके पास क्या आएगी, डेल्टा H3 आ जाएगी। डेल्टा H1 क्या है आपके पास, अभी यहाँ पे बात की थी कि हमारे पास क्या है डेल्टा H1, तो वो हमारे पास 390 है, और उसमें से माइनस करें किसको, -278 को, इसको माइनस करें तो हमारे पास आ जाती है, ये माइनस साइन जस्ट ये वो बताते हैं ना, इसको इसमें नहीं लेना कि ये बताते हैं कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू में से माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाते हैं, ये आपके पास ऑप्शन ये आ जाएगा, -112 आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस वाला भी है, माइनस वाले भी की एनर्जी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कहते हैं ओके, कहते हैं डेल्टा H ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू, कोई सॉलिड है वो क्या है, डायरेक्टली गैसियस स्टेट में जा रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। कहते हैं इसकी जो डेल्टा H है सब्लिमेशन वो इक्वल है, बराबर होती है। तो आप देखें सॉलिड से पहली चीज़ किस में जाती है, मेल्ट होती है, लिक्विड में जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में जाती है कोई चीज़, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा H ऑफ फ्यून बोलते हैं, ठीक है। ओके, हीट चेंज इन फ्यून, ओके, और लिक्विड से कोई चीज़ जब गैसियस में जाती है उसको डेल्टा H ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा जी।
नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, याद रखें दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव क्या होती है और एक क्या होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, ये साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मैस पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी हमारे पास उसमें ऑप्शन आ जाते हैं, टेम्परेचर होते हैं जी, ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, ठीक है। मसलन हमारे पास ये एक कंटेनर है जी, इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, ठीक है। इसको मैं दरमियान से हाफ कर देता हूँ तो इसका भी 25 होगा, उसका भी। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो मैस पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। मगर जब वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारे पास अगर पूरा कंटेनर को आधा करो तो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, इसका मतलब वो मैस पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी और टेम्परेचर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं द प्रोसेस विच वन स्टार्टेड विद कंटिन्यूज टू हैपन विदाउट द इन्वेंशन ऑफ आउटसाइड प्रोसेस इज कॉल्ड। ओके, कि कोई प्रोसेस जब एक मरतबा इनिशिएट किया जाए, स्टार्ट किया जाए, तो वो क्या करते हैं, चलता रहता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ, कोई और सोर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। जैसे हम कोयला है उसको आग लगा लें, वो आगे आग क्या हो चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये हमारे पास क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एग्जांपल है। If heat is supplied to the system and work is done on the system, then first law of thermodynamics will take the form. Okay, okay. यहाँ पे ये जो W है ये किसको इंडिकेट करता है, वर्क को। Q जो है ये किसको इंडिकेट करते हैं, हीट को। और डेल्टा E किसको इंडिकेट करते हैं, चेंज इन एनर्जी को, ठीक है। अच्छा, वर्क की बात करें तो वर्क दो टाइप के होते हैं जी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हीट की बात करें तो ये भी दो टाइप की हो जाएगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, W वर्क जो है वो पॉजिटिव कब होगा, जब काम होगा किसके ऊपर, ऑन द सिस्टम, ठीक है। और नेगेटिव कब होगा, जब वर्क होगा बाय द सिस्टम। जब सिस्टम कोई काम करेगा तो वो नेगेटिव, जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हीट पॉजिटिव कब होगी, जब हीट गिवन टू सिस्टम, जब सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है। और नेगेटिव क्या होगी, जब हीट रिलीज बाय सिस्टम, सिस्टम से हीट रिलीज होगी तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट सिस्टम को सप्लाई की गई है, ठीक है, टू द सिस्टम या गिवन टू द सिस्टम, तो क्यू के साथ साइन क्या होगा, W। ये पहली बात आ गई कि डेल्टा E बराबर हो जाएगा किसके, क्यू के, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क सिस्टम के ऊपर किया गया। ऑन द सिस्टम का मतलब है कि W भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनेगा, ये बनेगा जी। स्टेटमेंट को समझ के आपने उसकी फॉर्म बनानी है जी, ठीक है। तो डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, कहते हैं हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीजेज इट्स इंटरनल एनर्जी। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जी। नेक्स्ट है, कंडीशन अंडर विच स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज आर मेजर्ड आर। तो ये आपके पास 25 डिग्री और 1 atm हो जाएगी, क्योंकि 298 केल्विन होती है ना, तो और 1 atm प्रेशर, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी कंडीशंस क्या हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के लिए, तो हमारे पास ये कंडीशन है। नेक्स्ट है, कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डू नॉट रिप्रेजेंट आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम एक्सेप्ट। ये देखें, पहला सोडियम गैशियस में सोडियम प्लस आयन बनाते हैं, एक्वस में नहीं, गैशियस आयन बनाना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा सोडियम सॉलिड में, यहाँ पे गलती ये नहीं हो सकता, लिक्विड में भी नहीं होता, सोडियम गैशियस स्टेट में, और जब आयंस बनाएगा वो भी गैशियस स्टेट में और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो ये डी वाला ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, कहते हैं विच प्रोसेस इज नॉट इंडोथर्मिक। ओके, इंडोथर्मिक, सॉलिड है उससे लिक्विड बनता है, बिल्कुल इंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ती है। गैशियस है उससे ये गैसेस बनती है, ये भी आपके पास क्या है, एक्सोथर्मिक, वाटर ब्रेक होगा, ठीक है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट है H2O, गैस से लिक्विड बनेगा, तो हमारे पास कंडेंसेशन है, हीट रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक है जी। अब इसका भी नहीं पता, तो ये हमारे पास ऑप्शन आएगा, ये हमारे पास क्या है, कंडेंसेशन हो रही है, तो ये आपके पास क्या है, गैशियस से लिक्विड में आ रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा एक्स्ट्रा वाली।
नेक्स्ट है कैलोरीमीटर इज एन ऑपरेटर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ द रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर यूज होते हैं जी। बॉर्न हैबर साइकिल इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। लेटेस्ट एनर्जी की मेजरमेंट के लिए बॉर्न हैबर साइकिल को यूज करते हैं। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर इज इनिशिएटेड बाय स्पार्क एंड इट इज एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बिकॉज बर्निंग ऑफ कोल इन एयर रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपके पास एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज नॉट एक्सोथर्मिक। बाकी सारे एक्सोथर्मिक है सिवाय मेल्टिंग कॉपर। कॉपर को मेल्ट करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कहते हैं इफ ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। कहते हैं द हीट चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट है कहते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू, ये आपके पास बराबर होते हैं 4.184 जूल। इसके बराबर होते हैं, ये अक्सर औकात 4.2 भी लिखा होता है राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो ये हमारा सेशन था आज का जी अबाउट थर्मोकेमिस्ट्री। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोशिश किए कि जितने भी इससे पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस किए जाएँ। तो अगर आपने बाकी हमारे सेशन नहीं देखे तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसी की प्लेलिस्ट में बाकी सेशन भी अवेलेबल हैं, उनको भी आप देख लें। और गूगल ये जो यूट्यूब के एनालिटिक्स हैं वो बताती हैं कि मसलन मोर देन 50% में व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।